Welcome to Beyondhara Pupil Teacher Online Study Point, and today we are going to study about the topic heredity and its characteristics. So, this is the definition of heredity. One's heredity consists of all the structures, physical, functional capabilities derived from parents, other ancestry or species. So, आपको definition लिखनी होगी तो आप ये लिख सकते हो, but एक simple line में यही है कि passing of genes from parents to their offsprings. एक सिंपल लाइन में हेरिडिटी की यही मतलब होती है कि कोई भी जीन्स अपने पेरेंट्स से बच्चे में जाता है, माता पिता से बच्चा इनहेरिट करता है, चाहे वो फिजिकल अपीयरेंसेस की बात हो, चाहे वो उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो, और चाहे वो उसके जो ओवरऑल पर्सनालिटी की बात हो, वो पेरेंट्स से ही वो जीन्स लेकर आता है ना। हेरिडिटी एंड वेरिएशन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माता पिता काले होते हैं लेकिन बच्चे गोरे होते हैं, उनके माता पिता अंधे होते हैं लेकिन बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, दोनों माता पिता डल है, बच्चा बहुत ब्राइट है, 4 भाई बहन है जिसमें से 3 एक जैसे लिखते हैं लेकिन एक बच्चा अलग सा दिखता है। तो ये जो वेरिएशंस हैं ये कैसे आते हैं इसको हम समझते हैं। हम सभी को पता है कि 23 क्रोमोसोम्स माँ के क्रोमोसोम्स माँ से और 23 क्रोमोसोम्स पिता से बच्चे को मिलते हैं। यानी जो ऑफस्प्रिंग होती है उसके पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें वो अपने जीन्स और ट्रेट्स को कैरी करता है। ठीक है, तो अब क्या है कि जो ये जीन्स होते हैं इसमें जीन्स केवल माता पिता के ना आकर उनके फोर फादर्स के भी होते हैं। हमेशा ये जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि भाई इन माता पिता में भी जो इनके भी जो पेरेंट्स होंगे इन्होंने उनसे भी कुछ गुण इनहेरिट किए होंगे। तो जब यहाँ पर ऑफस्प्रिंग में वो जीन्स आते हैं, जो बच्चे में ये जीन्स आते हैं, इसमें क्या होता है कि फोर फादर्स के जीन्स भी मिले हुए होते हैं, तभी जो बच्चा होता है वो माता पिता की तरह कई बार इमीडिएट पेरेंट्स की तरह ना दिखते हुए अपने फोर फादर्स की तरह दिखता है, या उसका जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट होता है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताया, ऐसा भी कभी कभी हो सकता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, थियोरीज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, आप देख सकते हैं, थियोरीज ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, गेल्टन्स बायोमेट्रिक थ्योरी, मेंडल्स थ्योरी, डार्विन्स थ्योरी एंड लैमार्क थ्योरी। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म की। तो ये थ्योरी दी थी विजमैन ने। विजमैन, हम यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम जरूर कोट करना चाहिए जब भी हम किसी थ्योरी के बारे में बताते हैं। तो थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म ये कहता है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें दो तरह के सेल्स होते हैं। एक होते हैं सोमैटिक सेल्स जो कि फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं, सोमैटिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने की बात करते हैं, और दूसरे होते हैं जर्म सेल्स जो कि जर्म प्लाज्म के थ्रू बने होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीन्स कैरी करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि ये जर्म सेल्स जो होते हैं वो जीन्स को कैरी करते हैं, इसीलिए जो मैन है वो हमेशा मैन को ही बर्थ देता है, यानी इंसान से इंसान ही पैदा होता है, आम नहीं पैदा हो सकता। आम के पेड़ से आम के ही फल मिलते हैं, चीकू या आड़ू मिलते नहीं हैं। मीन्स ये थ्योरी ये कहती है कि सेम स्पीशी को ही जन्म देती है। नाउ अगर हम अपनी नेक्स्ट थियरी की बात करें, गैल्टन्स बायोमेट्रिक थियरी, तो एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, इन्होंने पढ़ा हेरिडिटी का, और उन्होंने कहा कि नॉट ओनली द इमीडिएट पेरेंट्स but all their ancestors always contribute into the hereditary endowments to the child in a diminished order। तो उन्होंने एक ऑर्डर बताया कि किस रेशियो में जीन्स जो है वो पास होते हैं, केवल इमीडिएट पेरेंट्स के नहीं होते हैं, वो बहुत फोर फादर्स के और मतलब एंसेस्टर्स के भी जीन्स बच्चे में आते हैं। उसके लिए उन्होंने एक रेशियो बताया, उन्होंने कहा कि कुछ इस तरीके से, मतलब 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, इस तरीके के रेशियो में पेरेंट्स को मतलब पेरेंट्स से बच्चों में जीन्स आते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो इमीडिएट पेरेंट्स हैं उनके 50% जीन्स होते हैं बच्चे में, ग्रैंड पेरेंट्स के
25% होते हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के 22.5 ये 12.5% होता है, एंड ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स के 2.5% होता है। और इस तरह से उन्होंने एक स्टेटिस्टिकल डेटा दिया कि किस तरीके से ये जीन्स का पास ऑन होता है। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड थ्योरी की, जो मेंडल्स की थ्योरी है हेरिडिटी की। मेंडल जो जॉर्जर मेंडल थे, इनकी जो थ्योरीज ऑफ हेरिडिटी है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुई, और इन्होंने गार्डन पी यानी जो गार्डन मटर का जो पौधा होता है उसके साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके कुछ लॉज दिए, जिसमें से मेनली हम 2 लॉज जो है वो हमें बेसिकली पढ़ने होते हैं, और वो 2 हैं। एक था प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीग्रेशन। ठीक है, तो मैं इसको बहुत सिंपली आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 मटर के पौधे लिए और मटर के पौधों को आपस में क्रॉस कर दिया। जब उन्होंने क्रॉस कराया तो जो पहली जनरेशन आई मटर के पौधे की, उसके सारे के सारे जो हाइब्रिड पौधे थे वो लंबे थे फर्स्ट जनरेशन में, जिसके आधार पे उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस दिया और ये कहा कि जब भी 2 ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को पेयर किया जाता है तो उनमें से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक हमेशा डोमिनेंट हो जाती है, और डोमिनेंट ट्रेड को हमेशा ज़्यादा चांस होता है टू पास ऑन और गेट स्टैम्प्ड ऑन द ऑफस्प्रिंग। ठीक, क्लियर ना। सेकेंड प्रिंसिपल के लिए आगे का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। जब फर्स्ट जनरेशन में उन्होंने देखा कि सारे पौधे टॉल आए, इसका मतलब जो टॉल कैरेक्टर था क्या वो था, डोमिनेंट कैरेक्टर था। फिर उन्होंने क्या किया, सेकेंडली फिर से जब क्रॉस कराया तो सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, 3 पौधे टॉल आए, एक पौधा जो था वो शॉर्ट हाइट का निकला, यानी 3:1 के रेशियो में आया। और थर्ड जनरेशन का जब पौधा आया तो उसमें कब क्या किया, टॉल वाले पौधे ने टॉल वाले पौधे ही जन्म दिए, टॉल वाले पौधे में कुछ ने 3:1 के रेशियो में दिए। ऐसे ही शॉर्ट वाला जो डोमिनेंट था पौधा था उसने ज़्यादातर शॉर्ट पौधे ही प्रोड्यूस किए, एक आधी टॉल किए। तो यहीं से उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन दिया। उन्होंने ये कहा कि जो बेसिक ट्रेट होते हैं टॉलनेस और शॉर्टनेस के, वो अपनी इंडिविजुअलिटी हमेशा बनाए रखते हैं। और क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमेशा हाइब्रिड ही नहीं प्रोड्यूस होती, एज सच वही ऑफस्प्रिंग भी पास ऑन हो जाती है। जैसे जब लास्ट थर्ड जनरेशन में भी उन्होंने क्रॉस कराया तो मटर का पौधा जो टॉल पौधा था उसने सीधे सीधे हाइब्रिड प्रोड्यूस ना करके टॉल और शॉर्ट की सारे ही पौधे टॉल प्रोड्यूस किए। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जो रेसेसिव ट्रेट्स होते हैं वो ऑफस्प्रिंग में रहते हैं, और बहुत चांसेस होती हैं कि जब भी उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो ट्रेट अपने ज़रूर शो करते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि रेसेसिव ट्रेट्स भी समय आने पर अपनी प्रेजेंस को शो कर देते हैं। ठीक है, तो ये 2 लॉ मेंडल्स थ्योरी ऑफ हेरिडिटी ने दिए। इसके अलावा एवोल्यूशन की जो थ्योरी थी उसको भी बायोलॉजिस्ट ने एक हेरिडिटी के टर्म में देखा, और उसी लिए ये डार्विन और लामार्क की थ्योरी का भी स्ट्रक्चर इसमें आ गया थोड़ा बहुत। जैसे डार्विन का ये कहना था, उन्होंने कहा कि जो लाइफ है वो फुल ऑफ स्ट्रगल होती है और हमें अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करना रहता है, और लाइफ में अगर हमें अर्थ में अपनी लाइफ के लिए रहना है तो हमें क्या करना है, हमें अपने कैरेक्टर्स को अडेप्ट करना होगा, हमें अपने जीन्स को अडेप्ट करना होगा, और उसके बाद ही हम एक प्रोग्रेसिव लाइफ जी सकते हैं। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जो जीन्स जो जीन्स अडेप्ट करते थे अपने आप को, वो एंसेस्टर्स के थ्रू पास ऑन होते रहे और लाइफ चलती रहती है। ये डार्विन की थ्योरी थी, और इसका कंपैरिजन लामार्क की थ्योरी से हुआ, क्योंकि डार्विन ने कहा कि जो एवोल्यूशन है वो स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस से होता है, मतलब कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। जो जीन सबसे ज़्यादा सर्वाइव करता है अपने आसपास की चीज़ों में, वही जीन आगे जाता है एंसेस्टर्स के थ्रू पास ऑन होते हुए। लेकिन लामार्क का कहना ये था कि एक इनर अर्ज होती है
हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक की हर ऑर्गेनिज्म में जो कि अपने आप को एडजस्ट करने की बात कहती है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट की नीड होती है। यानी उनका कहना ये था कि एक इनर अर्ज होती है जीन्स की कि वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इन्होंने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन होता है, जो जीन्स अच्छे होते हैं वो आगे चलते हैं, जो सर्वाइव करते हैं, नहीं तो वो बैठ जाते हैं। लेकिन लामार्क का कहना था कि जीन्स जो है उनमें इनर अर्ज होती है अपने आप को इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने की, और वो अडेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए उन्होंने जिराफ का उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा कि जो पहले ज़माने में जिराफ थे उनकी छोटी गर्दन हुआ करती थी, क्योंकि पेड़ भी छोटे होते थे। जब जैसे जैसे एवोल्यूशन आगे बढ़ा, वैसे वैसे पौधे लंबे हुए, तो क्योंकि जिराफ की जीन्स जो थे वो उनमें इनर अर्ज थी अपने आप को सर्वाइवल में रखने की, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को चेंज किया और जिराफ की गर्दन जो थी वो आने वाले टाइम में टॉल नेक की हो गई, है ना। और अब आप देखेंगे इस समय तक जो एंसेस्टर्स से जो ट्रेड्स वो लेकर आए वो हमेशा आगे की तरफ बढ़ने लगे, और आज जिराफ जो है वो जितनी भी जिराफ है वो सब लॉन्ग नेक वाले होते हैं। तो इन क्या था, ये लॉन्ग नेक वाला जो जीन था इसको इनर अर्ज थी अपने आप को फिट करने की टू द एनवायरमेंट। तो आई होप आपको ये थेरीज क्लियर हो गई होंगी। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज लॉज ऑफ हेरिडिटी। लॉज ऑफ हेरिडिटी ये कहता है, इसमें 3 लॉज हैं। सबसे पहला है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी ये कहता है कि लाइक चिल्ड्रन लाइक पेरेंट्स, लाइक पेरेंट्स लाइक चिल्ड्रन, लाइक पेरेंट्स लाइक चाइल्ड। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग क्या है कि जैसा जैसे माता पिता होते हैं वैसे बच्चा होता है। अगर पेरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होगा, पेरेंट्स गोरे हैं तो बच्चा भी गोरा होगा, डल पेरेंट्स हैं तो बच्चा भी डल होगा। और जो जर्मन पेरेंट्स हैं उनके बच्चे जर्मन जैसे दिखेंगे, अफगानी पेरेंट्स अफगानी की तरह दिखेंगे। तो ये लॉ ऑफ सिमिलैरिटी कहते हैं जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं। ठीक इसी का कॉन्ट्रडिक्टरी है हमारा सेकेंड लॉ। हमारा सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ वेरिएशन। जैसे कि मैंने आपको सेकेंड स्लाइड में बताया था, लॉ ऑफ वेरिएशन मैंने आपको कहा था कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि बच्चे में इमीडिएट पेरेंट्स के जीन आते हैं, उनके पास एंसेस्टर जीन्स भी होते हैं। मैंने बताया था कि जर्म प्लाज्म जो है वो कैरी करता है जीन्स को, और उस जर्म प्लाज्म में सिर्फ इमीडिएट पेरेंट्स के नहीं बल्कि एंसेस्टर्स के भी जीन्स आ जाते हैं। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि बच्चों में वेरिएशंस दिखते हैं। कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा है, इवन आइडेंटिकल ट्विंस में भी आप वेरिएशंस देखते हैं, और वो वेरिएशन इसीलिए होता है क्योंकि जर्म प्लाज्म जो होता है वो एंसेस्टर्स जीन्स भी कैरी कर रहा होता है, इसलिए आपको वेरिएशंस भी दिखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ब्राइट पेरेंट का बच्चा बहुत ज़्यादा ब्राइट हो। एंड द थर्ड लॉ स्टेट दैट लॉ ऑफ रिग्रेशन। ये लॉ थोड़ा आप ध्यान से समझने वाला है। ये 2 लॉज तो बहुत सिंपल थे कि लॉ ऑफ सिमिलैरिटी कह रहा था कि जैसे पेरेंट्स होंगे वैसा बच्चा होगा। लॉ ऑफ वेरिएशन कहता है कि जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, एंसेस्टर जीन्स भी कभी कभी बच्चों में आते हैं और जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। लॉ ऑफ रिग्रेशन ये कहता है कि जो जीन्स होते हैं वो हमेशा एवरेज टेंडेंसी शो करते हैं ऑन पासिंग। एवरेज टेंडेंसी शो करने का मतलब होता है कि जो चाहे ब्राइट पेरेंट्स हो, अगर बहुत ब्राइट पेरेंट्स होंगे तो भी उनका बच्चा एवरेज होगा, ठीक है। और डल पेरेंट्स होंगे तो बच्चा पेरेंट्स से ब्राइट होगा, ही विल ऑलवेज बी ब्राइटर फ्रॉम पेरेंट्स। मतलब कहने का अर्थ है कि वो डायरेक्टली एज इट इज पेरेंट्स की जीन्स नहीं लेता है, बिलो और अबव एवरेज टेंडेंसी को ये लॉ फॉलो करता है। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि सन ऑफ अ डल पेरेंट्स विल ऑलवेज शो बेटर परफॉर्मेंस देन इज पेरेंट्स। और अगर माता पिता लंबे हैं तो बच्चा लंबा जरूर होता है पर एक एवरेज लंबाई का होता है, कई बार वो माता पिता से लंबा भी नहीं होता है। तो ये 3 मेन लॉज है हेरिडिटी के। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन
ऑफ हेरिडिटी। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो 4 मेन इम्प्लीकेशंस हैं। सबसे पहले तो क्योंकि हम हेरिडिटी कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते आते हैं, तो इससे हमें पोटेंशियल ऑफ चाइल्ड या स्टूडेंट कह सकते हो पता चल जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी एजुकेशनल प्लानिंग कर सकते हैं कि क्या पोटेंशियल है बच्चे में, और उसके अकॉर्डिंग आप उसे प्लान करके सिखा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें पता है कि अ चाइल्ड ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू रिजेंबल हिज पेरेंट्स, एंसेस्टर्स एंड मेंबर्स ऑफ द रेस, बट ही इज नॉट ऑलवेज द रिप्लिका ऑफ हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएशन की बात आ जाती है। इसलिए जो टीचर का रोल होता है इंपॉर्टेंट होता है कि टीचर शुड नो द कैपेसिटी ऑफ द चाइल्ड बिफोर टीचिंग। उसको ये हमेशा जिसे कहते हैं ना कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं मान लेनी चाहिए कि अरे इसका बड़ा भाई तो पढ़ने में बहुत अच्छा है तो ये बच्चा भी बहुत अच्छा होगा। बच्चे को टीचर को हमेशा पता होना चाहिए कि हेरिडिटरी ट्रेट सबके इक्वल नहीं होते हैं। तो बच्चे में हो सकता हो कि कैपेसिटी बहुत अच्छी ना हो, तो वो इसको पास ऑन उसी तरीके से ट्रीट करे। ऐसा नहीं है कि बच्चे के माता पिता डॉक्टर हैं तो बच्चा हमेशा बहुत इंटेलिजेंट होगा और बहुत उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करने लगते हो। थर्ड है लॉ ऑफ रिग्रेशन। जैसे कि लॉ ऑफ रिग्रेशन ने बता रखा है कि एवरेज जीन्स पास ऑन होने की ट्राई की जाती है। जर्म प्लाज्म हमेशा एवरेज जीन कैरी करता है, तो कभी हमेशा ऐसा नहीं होता कि ब्राइटर बच्चों के पेरेंट्स ब्राइटर ही हो। तो टीचर्स जो है क्या करते हैं कि दे शुड स्टॉप नेग्लेक्टिंग द चाइल्ड ऑन द बिहाफ ऑफ द पेरेंट्स कैपेबिलिटी, यानी ऑन बिहाफ ऑफ डल पेरेंट्स। क्योंकि लॉ ऑफ रिग्रेशन के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल पॉसिबल है कि वो बच्चा ब्राइटर होगा अपने पेरेंट्स से। ठीक है, तो ये हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। और फोर्थ एक रीज़न ये भी होता है कि हमें हमेशा ये पता है कि हमने आपको स्टार्टिंग में भी हेरिडिटी स्लाइड में ये बताया था कि 2 तरह के सेल से हमारी बॉडी फॉर्म होती है, सोमैटिक और जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म जो है वो जीन्स को कैरी करता है और सोमैटिक सेल्स हमारी बॉडी को फॉर्म करता है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि डिफिशियंसीज जो होती हैं बॉडीली स्ट्रक्चर्स की वो कभी भी बच्चे में ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। तो डिफिशियंसीज जो है of bodily structures never get transferred to child। वो अगर उसके जीन में होगा तभी हो सकता है। तो इसलिए टीचर्स को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकैप पेरेंट का है तो वो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड होगा। और यहाँ पर इसीलिए हमें बच्चे की पोटेंशियल को जज करते हुए या उसकी जो हाँ उसकी एबिलिटीज़ को जज करते हुए उसके लिए जज करके ही उसको टीचिंग देनी चाहिए। तो आई होप आपको एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी हेरिडिटी के समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञानधारा। और हम नेक्स्ट टॉपिक में इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी का रोल के बारे में डिस्कस करेंगे।